तो आदाब नमस्कार गुड सत श्रीकाल आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सब लोग खुशहाल होंगे। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल कहानी नहीं आ पाई थी, जिसका कारण ये था कि कल सुबह से ही मेरे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था और बुखार, अंदर से जो बुखार की फीलिंग आती है वो हो रहा था। दोपहर होते होते ऐसा लगने लगा कि पूरा शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं उस टाइम क्या हुआ, थोड़ा सोचा कि आराम कर लूँ, उसके बाद कहानी को रिकॉर्ड करूँगा और बाकी काम करूँगा। लेकिन ऐसी नींद लगी और जब मेरा 4-5 बजे के करीब में जब नींद खुला तो पूरा बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद एक सहयोगी की मदद से मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास कुछ दवाई और बाकी चीज़ जो वो लोग लिखते हैं, पैरासीटामॉल और जो पेन किलर दवाई लिखते हैं, वो सभी लिखने के बाद वो जब खाया हूँ तो आज सुबह से थोड़ा आराम है। लेकिन आवाज़ में आपको तभी भी थोड़ी ऐसा लग रहा होगा कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है। आज भी कहानी सुनाने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी कल कहानी नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, तो सोचा आज कहानी पे रिसर्च बाकी चीज़ें कर ही लिया हूँ, तो आपके सामने एक कहानी भी रख दूँ। तो यही सब बात थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। फैमिली मेम्बर जैसे मेरी फैमिली वाले हैं, वैसे आप लोग भी एक तरह से मेरी फैमिली मेम्बर ही हैं। तो यही सब बात थी। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। 29 जुलाई 2017 को झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे एक महिला और एक पुरुष, वहाँ का जो बैठने का एरिया होता है, वहीं पे एक महिला और पुरुष बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। जब जो यात्री होते हैं वो देखते हैं, उसका देखने के बाद उन लोग ऐसी हालत में देखते हैं तो पहले तो अपनी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं कि क्या हो गया, पानी वानी जो भी छींटे उटे मारना रहता है, इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन जब यात्री देखते हैं तो उनके मुँह से गाज आने लगता है, एक तरह का जैसा लगता है कि कुछ पॉइजन इन लोगों ने खा भी लिया है। उसके बाद वो वहाँ के जो कांस्टेबल और बाकी जो आरपीएफ के लोग रहते हैं उनको खबर करते हैं। खबर करने के बाद 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनको पहली नज़र में लग गया था कि क्या मामला है। जिसके बाद वो दोनों लोग को उठाते हैं और रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके चले जाते हैं। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं इन लोगों को नींबू पानी पिलाते रहिए, ये लोग जहर खुरानी के शिकार हुए हैं। नींबू पानी पिलाते रहिए, 12-14 घंटे में इन दोनों को होश आ जाएगा। कांस्टेबल जो रहते हैं वो अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, नींबू पानी उनको पिलाते रहते हैं, लेकिन करीब 24 घंटे बीत जाते हैं। जिसके बाद जो पहला आदमी रहता है उसको होश आ जाता है। होश आने के बाद जो पुरुष रहता है वो अपना नाम महेंद्र बताता है और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम मीरा बताता है। लेकिन उसकी पत्नी को होश नहीं आ रहा था। कांस्टेबल और बाकी लोग मदद कर रहे थे और उसको नींबू पानी पिलाने वाला जो भी डॉक्टरों ने बताया था उस तरीके का कार्यक्रम वो कर रहे थे। 24 से करीब 36 घंटे बीत जाते हैं। जो आदमी रहता है वो परेशान होता है और परेशान के बाद वो डॉक्टर से बोलता है कि साहब थोड़ा जांच पड़ताल करिए, थोड़ा दवा ववा दीजिए, इसको ठीक करिए। ये मेरी पत्नी अगर कहीं कुछ हो गया, कोई घटना हो गई तो मैं बहुत परेशानी में फंस जाऊँगा। डॉक्टर उसको थोड़ा धमकाते हुए बोलता है कि ये हम लोग का रोज़ का काम है, 2-4-5 केस ऐसे रोज़ आते रहते हैं, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी 2-4 घंटे में ही इसको होश आ जाएगा। लेकिन करीब जब 48 घंटे बीत जाते हैं तो महिला की जान चली जाती है। जान जाने के बाद अब पुलिस की टीम और बाकी लोग अपनी हरकत में आते हैं। हरकत में आने के बाद जो वहाँ के एसपी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, रेलवे के एसपी हैं, वो उनकी निगरानी में एक टीम बनाई जाती है और इनके साथ क्या घटना हुई थी महेंद्र से पूछताछ करने के लिए बोला जाता है। एक टीम आती है और महेंद्र से पूछताछ करती है कि आप कहाँ से आए थे, कैसा हुआ, क्यों ऐसा हो गया, क्या हुआ, पूरा जो भी चीज़ इनसे हुआ था वो सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं। महेंद्र बताता है कि वो दिल्ली से महाकौशल एक्सप्रेस पकड़ के वो और उसकी पत्नी चढ़े थे। उनको रास्ते में 2 यात्री मिलते हैं जिनसे उनकी बातचीत बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक हो जाती हैं। उसके बाद 2 यात्री बोलते हैं कि हम केदारनाथ से आ रहे हैं और वो कुछ प्रसाद उनको देते हैं। वो प्रसाद खाने के बाद हम लोग जब झांसी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे तो हम लोग को चक्कर टाइप आने लगता है। चक्कर टाइप आने लगता है, फिर वो आदमी हम लोग के साथ ही आता है और जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहीं पे वो भी बैठा रहता है और कुछ देर बाद हम लोग को होश नहीं रहता है कि हम लोग को क्या हुआ है। और करीब 24 घंटे बाद जब मुझे होश आता है तब मुझे ये पता चलता है कि मैं जहर खुराने का शिकार हो चुका हूँ और मेरी पत्नी का इसी वजह से मौत हो गई है। पुलिस इनकी बातें सुनने के बाद जो प्लेटफार्म नंबर 1 का सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी वो सारे फुटेज को निकलवाती है और साथ ही साथ महेंद्र और उनकी पत्नी मीरा के मोबाइल का जो नंबर था और मोबाइल की लोकेशन थी उसको सर्विलांस पे लगा देती है, क्योंकि इनके पास कोई भी सामान नहीं मिला था। जितना भी सामान था इन लोग के पास 3-4 बैग, मोबाइल और कुछ पैसे भी थे, वो सारी चीज़ वो लोग उठा ले गए थे। खैर दोनों मोबाइल का लोकेशन चेक करने के लिए लगा दिया गया था और फुटेज चेक हो रही थी। इसी बीच एक फुटेज में दिखता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कि एक आदमी इनके 3 बैग पकड़ के और साथ ही साथ एक कंधे पे बैग लादा हुआ था, वो चारों बैग लेकर
इनके साथ धीरे धीरे उतर रहा था। और जो ये पति पत्नी थे ये थोड़ा लुढ़क लुढ़क के चल रहे थे, इनको मतलब नींद बेहोशी की हालत में ये लोग थे। और वो आता है और वहाँ पे टेबल पे इन दोनों को बैठाता है और सामान लेकर वहीं बैठा था। उसके बाद करीब 5 मिनट बाद ही 2 और आदमी आते हैं। वो आदमी आते हैं और अपने मुंह को थोड़ा सा ढके रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को पता था कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों से उनको कैसे बचना है। खैर जब ये लोग बेहोश होने लगते हैं तो दोनों तीनों मिलके वो सारा सामान उठाते हैं और सामान उठाने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जो 2 आदमी थे उनकी तो फुटेज नहीं दिख रही थी कि ये कौन है क्या है, लेकिन जो एक आदमी था जो 3-4 बैग लेके उतरा था वो साफ फुटेज में दिख रहा था कि ये कौन है आदमी है। जिसके बाद उसका स्केच बनाया जाता है और आसपास में सभी जगह फहरा दिया जाता है। इसी बीच पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि 31 जुलाई को महेंद्र का मोबाइल और 3 अगस्त को मीरा का मोबाइल थोड़े समय के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऑन हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पे जांच पड़ताल जो भी करना रहता है करती रहती है। साथ ही साथ जब स्केच को छतरपुर में ले जाया जाता है, वहाँ के थाने में ले जाया जाता है, तो वहाँ के थाने के इंचार्ज कहते हैं ये तो राकेश है जो कि 5,000 का इनामी बदमाश है, जिसने बहुत सारे जहर खुरानी और इस तरह की घटनाएं की हैं। खैर पुलिस से खबर जानने के बाद उसका नाम तो पता चल ही गया था कौन है और ज़ोरों शोरों से उसकी जांच पड़ताल करने लगती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की एक जगह से राकेश और उसकी सहयोगी जिसका नाम था रुक्मिनी, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेके आया जाता है। थाने लेकर आने के बाद पहले तो इन लोग से नरमी से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी आरोपी नरमी से जब पूछताछ होती है तो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है। जिसके बाद जब अपनी पुलिसिया अंदाज में उन लोग से पूछताछ करती है तब दोनों तोते की तरह बोलना शुरू करते हैं। राकेश बताता है कि झांसी के दातपुरा के संतपुरा में एक बार इन लोग को एक दंपत्ति मिले थे। दंपत्ति जो मिले थे वो लोग पहले से जहर फुलाने का कार्यक्रम करते थे। इन लोग की उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे इस घटना को अंजाम देना है, कहाँ से ये टैबलेट मिलेगी, जो दवाएं होती हैं जो ये लोग जहर फुलाने के तौर पे देते हैं, कहाँ से दवा मिलेगी और कैसे इन लोग को अपने जो शिकार हैं उनको जाल में फंसाना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने इनको बताई थी। दंपत्ति ने बताया कि सबसे पहले रेलवे स्टेशन के पास एक कमरा ले लो और कमरा लेने के बाद चलो हम तुम लोग का एक केमिस्ट से मुलाकात करवा देंगे। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं बोलना है, बस ये बोल दो कि पत्ते चाहिए, कितने पत्ते चाहिए बस ये बोल दो, 2 पत्ते, 4 पत्ते, 10 पत्ते, 15 पत्ते, कितने पत्ते चाहिए ले लो। पत्ते ये लोग इस चीज़ को बोलते हैं जैसे टैबलेट की पूरी पूरी एक पैकेट आती है 10 गोली की, उसको ये लोग पत्ते बोलते हैं। पत्ते लेकर ये लोग घर पे आते हैं और घर पे लाने के बाद उसका पाउडर बना देते हैं और छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। एक तरह से लचीदाने टाइप की एक गोलियां होती हैं उस तरह की बना लेते हैं। मैं लचीदाने का फ़ोटो डाल दूंगा ताकि आप समझ सकें लचीदाना क्या होता है। गोलियां बनाने के बाद ये लोग जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है उसमें सफ़र करना शुरू करते हैं, जैसे दिल्ली से झांसी, दिल्ली से बम्बई, दिल्ली से गोरखपुर, दिल्ली से लखनऊ, इस तरह की जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है उसमें सफ़र करते हैं। ये लोग 2-3 के ग्रुप में होते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद सबसे पहले ये अंदाज़ लगाते हैं कि कौन सा यात्री इनकी जाल में सबसे पहले फंसेगा। उसके बाद 2-3 का जो इनका ग्रुप होता है वो इशारे में बताता है कि ये आदमी फंस सकता है। उसके बाद उसके बगल में जाके बैठ जाते हैं। पहले तो आधा 1 घंटे 2 घंटे तक बातचीत कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप को बहुत सीधा दिखाएंगे कि हम बहुत सीधे साधे हैं। और उसके बाद शुरुआत से बातचीत करना शुरू करेंगे, और भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलेगा भाई साहब दिल्ली से चढ़े हैं, झांसी तक जाएंगे। ये आगे पूछते हैं कि भाई साहब दिल्ली में कोई नौकरी करते हैं क्या, तो वो आदमी आगे बोलेगा हाँ भाई साहब 6 महीने बाद बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, और देखिए सभी लोग के लिए सामान रखा हूँ, सब कुछ लिया हूँ और अब घर जाने की तैयारी हो गई है। इस तरह की बातें, मतलब जितनी भी बातें होती है धीरे धीरे उनका सारी बातें जान लेते हैं और अपनी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उनका शिकार उनकी जाल में फंसता जाता है। और टीम मेंबर को साथ ही साथ इशारा भी करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इनसे अकेले का कोई काम हो जाएगा तो ये बोलेंगे 1 कप चाय लेके आना, 1 बॉटल फ्रूटी लेके आना, इस तरीके का इशारा करते हैं। 1 बॉटल 1 कप मतलब ये अकेले काम निपटा लेंगे। अगर ये बोलते हैं 2 फ्रूटी लेके आना, 2 गिलास चाय लेके आना, 2 पैकेट चिप्स लेके आना, इस तरीके की अगर चीज़ें बोलते हैं तो इनके बोलने का ये तरीका होता है कि मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा ये काम के लिए मुझे अगले एक आदमी की मदद चाहिए। उसके बाद जो वो अगला आदमी रहता है वो आता है और आने के बाद
इनका बैग खोलता है। बैग खोलने के लिए बोलता है भाई साहब केदारनाथ से आ रहे हैं और जो प्रसाद लिया था उसको मेरे प्रसाद को दे दीजिए, नहीं तो जल्दी जल्दी में उतरना हो जाएगा और मेरा प्रसाद भी आप ही लेके निकल जाएंगे। उसके बाद ये 2-3 पैकेट जो भी 4 पैकेट प्रसाद रहता है वो निकालते हैं और उसी लय में आपसे भी पूछेंगे भाई साहब एक पैकेट आप भी प्रसाद लेंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं सर हमको नहीं चाहिए, नहीं साहब हमको नहीं चाहिए, जो भी आप बातें करना रहेगा वो करेंगे जिस तरीके से। उसके बाद उसी लय में जो दूसरा आदमी रहेगा वो प्रसाद का एक पैकेट थोड़ा सा फाड़ देगा। फाड़ने के बाद अपने 2-3 जो यात्री रहेंगे अपने अपने ही साथियों को 1-2 को देगा, बोलेगा प्रसाद ले लो, घर पे जाएगा, घर पे तो खाएंगे ही लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल ही दिया है तो थोड़ा थोड़ा खा लिया जाए। आप दोनों लोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा लेंगे और आप जो शिकार रहेगा उनका उसको भी प्रसाद देंगे। आप धीरे से प्रसाद खा लेंगे और उसके बाद आप नींद बेहोशी की हालत में चले जाएंगे और जहर खुरानी के शिकार हो जाएंगे। और शिकार हो जाने के बाद आपका सारा सामान लूट पिट जाएगा और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। पहला तो ये तरीका हो गया कि बद्रीनाथ से आ रहे हैं, केदारनाथ से आ रहे हैं, इस मंदिर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये करते हैं, मान लीजिए अगर 2 लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो बोलते हैं 2 गिलास चाय लेके आना या 2 फ्रूटी लेके आना। आप मना करते रहेंगे नहीं भाई साहब हम फ्रूटी नहीं पियेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो फिर भी बोलेंगे 2 फ्रूटी लेके आना। जब फ्रूटी लेके आएगा तो फ्रूटी तो सील पैक रहता है, लेकिन ये करते क्या हैं जो पाउडर रहता है वो इसकी स्ट्रॉ जो रहता है उसके अंदर पाउडर डाल देते हैं और आंखों आंखों के इशारे में जो दूसरा आदमी रहता है वो बता देता है कि किस गिलास में कौन सी स्ट्रॉ में वो पाउडर है और कौन सी स्ट्रॉ नॉर्मल है। उनको थमाता है, अपने लेता है और दूसरा स्ट्रॉ अपने शिकार को देता है। जो उनका शिकार रहता है वो फ्रूटी के अंदर स्ट्रॉ डालता है और थोड़ी देर बाद ही वो जहर खुरानी का शिकार हो जाता है। ये लोग तीसरा एक और चीज़ करते हैं, अपनी पत्नी को आपके पास बैठा देंगे और आपसे बातचीत करती रहेगी उसकी पत्नी और बोलेंगे कि उसकी पत्नी बोलेगी 2 कप चाय लेके आइए। आप तो मना करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं हम चाय नहीं पीते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो बोलेगी 2 कप चाय लेके आइए। और उसके बाद 1 गिलास जो चाय रहेगा उसमें वो वही जहर खुरानी वाली जो चीज़ रहती है वो डाल देते हैं, डाइजीपान टाइप की चीज़ रहती है वो डाल देते हैं और दूसरे गिलास एक नॉर्मल चाय रहता है और एक डाइजीपान वाला रहता है। उसको पीने के बाद एक तो महिला मित्र रहती है आपसे बातचीत कर रही है तो आप भी थोड़ा घुल मिल जाते हैं और घुलने मिलने के बाद आप जहर खुरानी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता ही है कि जो ये घटनाएं होती हैं, जहर खुरानी की घटनाएं होती हैं, तो ये लोग कोशिश करते हैं 100-200 किलोमीटर पहले जब उनका जगह आने वाला उसके पहले ही कर लें। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा, वो जो शिकार होता है वो ज़्यादा देर तक मानता नहीं है और जब 10-15 किलोमीटर बचा रहता है तब वो शिकार मानता है और चाय और बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो पी लेता है। अब पीने के बाद जब उसका स्टेशन आता है तो उतरने लगता है। तो ये लोग करते क्या हैं, उसके साथ ही ये भी उतर जाते हैं। उतरने के बाद वो क्योंकि इनको मालूम है 10-15 मिनट बाद ये बेहोश हो जाएगा, उसके बाद ये शायद उठे ही ना, तो उसके साथ ही उतर जाते हैं और उसका सामान हो सकता है कि अपने हाथ में ले लें। बोलते हैं भाई साहब चक्कर आ रहा है क्या? तो वो बोलेगा हाँ भाई साहब थोड़ा चक्कर आ रहा है, तो उसको ले जाएंगे और टेबल पे बैठा देंगे। 10-15 मिनट बाद जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसका सामान लेके निकल जाएंगे। और यही चीज़ महेंद्र और उनकी पत्नी के साथ हुआ था कि उनका जगह आ गया था और उसके साथ ही वो जो जहर खुरानी वाला आदमी था उनके साथ ही उतर गया। उतरने के बाद जब ये लोग बेहोश हो गए तो 2 और आदमी आए और उनका सामान लेके लोग 9-2-11 हो गए। अगर आप कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप इन घटनाओं से कैसे बच सकते हैं? मेरी तरफ से जो कुछ सुझाव है आपको देना चाहूँगा। पहला तो आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई प्रसाद और बाकी चीज़ें दे रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई साहब मुझे डायबिटीज़ है, या भाई साहब मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मुझे मीठा खाता हूँ तो मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। या ये बोल सकते हैं भाई साहब आप प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद मैं बिना नहाए नहीं खाता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा प्रसाद है तो थोड़ा बांध के दे दीजिए, मैं अपने परिवार वालों के साथ खा लूँगा। और अगर आप कभी यात्रा करते समय अपने सहयात्री से बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी हो गई है, तो उसके साथ एक फ़ोटो खींच लीजिए, उसके साथ एक सेल्फ़ी ले लीजिए। आप बोलिए कि भाई साहब आपसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छा आपसे मेरा लगाव हो गया है, आइए आपके साथ एक सेल्फ़ी ले लेता हूँ। सेल्फ़ी ले लेंगे, उसके 5 से 10 मिनट बाद ही अगर वो जहर खुरानी वाला आदमी रहेगा तो वहाँ से भाग खड़ा होगा। वो आपका कंपार्टमेंट जहाँ पे आप बैठे रहेंगे वहाँ से वो निकल जाएगा और उसके अगले स्टेशन पे ही वो उतर जाएगा। क्योंकि इस तरह की जो घटना अंजाम देते हैं जो आदमी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन फ़ोटो लेने से वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। 1-2 जो सेल्फ़ी लेंगे, अगर वो जहर खुरानी का आदमी रहेगा तो तुरंत फ़रार हो जाएगा। बहरहाल राकेश की बातें सुनने के बाद
राकेश और रुक्मिणी दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इन दोनों के ऊपर करीब 10 से 11 मुकदमे सिद्ध भी हो चुके हैं, जिनका अलग अलग तरीके से ट्रायल चल रहा है और कई मुकदमों में इनको 6 साल, 5 साल, 4 साल इस तरीके की सज़ा भी मिल चुकी है। लेकिन ये जहर खुरानी की जो घटना है ये कभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि 2 लोग अंदर गए तो 4 लोग बाहर आते हैं, 2 लोग अंदर गए तो 4 लोग और पैदा हो जाते हैं ये काम करने के लिए, और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। आसपास के आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको हर रोज़ इस तरह की घटनाएं की खबर आपको मिलती होंगी कि इस रेलवे स्टेशन पे इतने लोग जहर खुरानी का शिकार हुए, इस स्टेशन पे इतने लोग जहर खुरानी का शिकार हुए। मैं एक और घटना के बारे में बताना चाहूँगा जिसके लिए इन दोनों को 8-8 साल की सज़ा हुई है, जो कि 2016 में हुआ था भीमसेन स्टेशन पे, जहाँ पर 2 महिलाओं को इन्होंने चाय में वही जहर खुरानी वाली चीज़ डालकर दे दिया था और उन दोनों की मौत वहीं स्टेशन पे हो जाती है और उन दोनों का सामान लेकर ये लोग 9-2-11 हो जाते हैं। ये लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन बाद में ये लोग जमानत पर रिहा हो गए थे और रिहा होने के बाद फिर से वही सब कार्यक्रम इन लोग का चलने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कभी भी रेलवे में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, तो आपके कोई भी सहयोगी आपको कुछ भी देते हैं तो उसको खाने से पहले आप 100 बार सोचिए, क्योंकि अगर वो जहर खुरानी वाला आदमी रहा तो उसको आपकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है, उसके सामने आपकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। उसके सामने केवल आपके सामान की कीमत है। वो आपका सामान उठाएगा और निकल जाएगा। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं या मर गए। इसलिए कभी भी आप रेलवे में, बस में या किसी और चीज़ में अगर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो थोड़ा संभल के करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी थोड़ा कुछ भी अगर गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। सुबह से ही आपको मैंने जैसे बताया शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर कोई गलती हुई हो तो थोड़ा माफ़ करिएगा। साथ ही साथ आज की आवाज़ जो मेरी आ रही है उसमें भी हो सकता है कोई गलतियाँ हुई हो, तो उसके लिए भी थोड़ा माफ़ करिएगा, आज के लिए माफ़ करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।